बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस सीरीज़ की 23वें लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ तफसील से पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म, इसे हम एक इक्विस मीडियम या फ्लूइड लाइक पार्ट ऑफ द सेल कह सकते हैं। यानी ये वो पार्ट ऑफ द सेल है जो कि इक्विस है या फ्लूइड लाइक पार्ट है, यानी पानी की तरह एक पार्ट है। इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का जो एरिया है वो सेल मेम्ब्रेन से लेके, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया है और इसमें जितना भी फ्लूइड है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनील्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा राइबोसोम्स है, वेक्यूल्स है, ये सारे मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स होते हैं। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है, अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें बहुत कम ही ऑर्गेनील्स होंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स होते हैं। एक सॉल्युबल पार्ट होता है, एक इनसॉल्युबल पार्ट होता है। सॉल्युबल पार्ट में फ्लूइड्स होते हैं, इसके अलावा जो एसेंशियल केमिकल्स जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बायोकेमिकल्स होते हैं। और इनसॉल्युबल पार्ट में ऑर्गेनील्स जो है वो इनसॉल्युबल पार्ट का हिस्सा है। इसके अलावा इट इज़ अ साइट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। जो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जो साइट है, ये साइट साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शन हुई, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, या इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसका बनना, ये तमाम के तमाम जो रिएक्शंस होते हैं सेल में, ये साइटोप्लाज्म में ही अंजाम पाते हैं। साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का बना होता है। एक होता है ट्रू सोल्यूशंस और दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन। जो ट्रू सोल्यूशन है वो स्मॉल आयंस एंड केमिकल्स, यानी बहुत ही स्मॉल आयंस, और इसके अलावा जो स्मॉल केमिकल्स है, इसके अलावा जो वेरी फ्लूइड पार्ट है, इसको हम ट्रू सोल्यूशन कह सकते हैं। और जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो फिर अगेन 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक को सोल कहते हैं, और सोल जो है ये नॉन विस्कस पार्ट होता है, यानी विस्कस पार्ट वो पार्ट है जो जमा हुआ होता है। तो ये ज़्यादातर जेल लाइक नहीं होता, जमा हुआ नहीं होता, इसीलिए इसी नॉन विस्कस पार्ट कहा जाता है। और कोलाइडल सोल्यूशन का दूसरा जो पार्ट है ये इनसॉल्युबल पार्ट होता है और इसे जेल कहा जाता है। और जेल इज लाइक जेली, यानी ये जमा हुआ पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस पार्ट होता है। तो इसी वजह से हम साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशंस और एक कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन फर्दर सोल और जेल का बना होता है। साइटोप्लाज्म एक स्टोरेज साइट फॉर वेरियस केमिकल्स है, यानी जो केमिकल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करते हैं और वहाँ से ही बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ या डिफरेंट सेल्स की तरफ ट्रांसफर करते हैं। और जो मोमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म है इसे साइक्लोसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया लहरों की तरह हरकत करता है। जो लहरों की तरह हरकत है इसे साइक्लोसिस कहा जाता है, यानी द मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। तो साइटोप्लाज्म एक विस्कस पार्ट होता है और ये फ्लूइड लाइक पार्ट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया है इसी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म है, तो जो न्यूक्लियस में जो फ्लूइड लाइक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म की तरह, उसी न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। इसके अलावा जो हमने डिफरेंट ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील्स, डाइवर्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील्स। वो सेल पे डिपेंड करता है कि वो रिएक्टिव सेल्स है, नॉन रिएक्टिव सेल्स है, नर्वस सेल है, मस्कुलर टिश्यू है। इसके अलावा ये सेल लीवर में है जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसी वजह से सेल्स को हम
ऑर्गेनील्स की बुनियाद पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा केमिकल सिंथेसिस में और इसके अलावा केमिकल ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा अहम है। तो जो लीवर का सेल होगा, लीवर जिगर यानी जिगर की सेल में बहुत ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी दूसरी सेल्स की निस्बत। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, यानी एक नेटवर्क होता है। ये एक नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये एक्सटेंड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों को आपस में मिलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स which extends from cell membrane to nuclear membrane or from nuclear membrane to cell membrane। और जो इसका न्यूक्लियस की तरफ जो साइड होता है, जो डायरेक्शन होता है, इसको हम सिस पार्ट कहते हैं, सिस डायरेक्शन। और जो न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है या जो सेल मेम्ब्रेन की नजदीक होता है, इसे हम ट्रांसफेस कह सकते हैं। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक सिर्फ जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें मौजूद होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होता। मेम्ब्रेन्स वन अबाउट द अदर कॉल्ड सिस्टर्नी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पहले ही कहा कि नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। तो ये जो नेटवर्क है इसमें एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरा मेम्ब्रेन और इसके ऊपर फिर दूसरा मेम्ब्रेन। तो इस तरह ये मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर सेक्स लाइक स्ट्रक्चर में या इंथीलियो की शक्ल में होते हैं। तो इंथीलियो की जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम सिस्टर्ना कह सकते हैं। और ये सिस्टर्ना अगर प्लूरल है तो फिर इसी सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्ना एक को कहते हैं और बहुत सारे को सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्ना अ सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वन अबाउट द अदर लोकेट होता है। कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स। एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो मार्फोलॉजिकल यानी जाहिरी शक्ल से नजर आने वाले दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए रफ होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वह विदाउट एनी राइबोसोम, यानी राइबोसोम इस पे नहीं होते, तो इसी वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी हमवार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो इस पे चूंकि राइबोसोम लोकेट होते हैं, तो राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये डाइवर्स टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही तकरीबन एक जैसे काम अंजाम देते हैं, लेकिन राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओवरऑल जो फंक्शन है ये टू प्रिपेयर प्रोटीन्स, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चूंकि राइबोसोम मौजूद होते हैं तो इसी राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के बगैर नामुमकिन है, तो इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस, इसके अलावा एक दूसरा फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड की तैयारी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, यानी फॉर एग्जांपल बॉडी में किसी सेल में, फॉर एग्जांपल लीवर में डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर कोई केमिकल्स आ गई, वो केमिकल्स अगर हार्मफुल है बॉडी के लिए, जो बॉडी का जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्रेन है या दूसरा, अगर इसके लिए हार्मफुल है तो इसी हार्मफुलनेस को यानी इसी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए जिम्मेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइज द बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही अहम होता है। इसके अलावा कुछ सेल्स है लाइक नर्वस सेल्स,
तो उसमें इम्पल्स ट्रांसमिशन यानी मैसेज को कन्वे करने के लिए, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल यानी न्यूक्लियस में अगर जो प्रोटीन है, जो जिसके लिए कोड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अगर वो कोड आरएनए की फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ट्रांसफर हो जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और वह प्रोटीन अगर सेल के लिए जरूरी हो तो वह इस्तेमाल होते हैं, और वह अगर सरप्लस हो यानी एक्स्ट्रा हो, ज्यादा हो जरूरत से, तो फिर इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के जरिए ही दूसरे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेजिकल के फॉर्म में। इसको वेजिकल्स में बंद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये वेजिकल प्रोड्यूस होते हैं, यह केमिकल है तो ये वेजिकल प्रोड्यूस होते हैं, और इसी वेजिकल में सिक्रीशन फिर सेल से बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, इसके लिए भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार है। मैकेनिकल सपोर्ट, चूंकि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, तो नेटवर्क ऑफ चैनल्स की वजह से ये क्रिस क्रॉस नेटवर्क होता है, तो इसी नेटवर्क की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए सपोर्ट के तौर पर भी काम करता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल की वजह से ही होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन यानी दो सेल्स के दरमियान या दो से ज्यादा सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए भी जिम्मेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चूंकि कम्युनिकेशन का मतलब है किसी चीज को सेल से बाहर ले जाना या किसी जरूरी चीज को सेल के अंदर ले आना, तो ये दोनों काम ही चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, तो इसी वजह से ये जिम्मेदार है कि सेल्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही के थ्रू होता है। आइंदा लेक्चर में हम मजीद जो ऑर्गेनेल्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने जो हमारा YouTube चैनल है इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी यानी बेल का आइकन है इस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आइंदा के जो लेक्चर है, नए आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी के साथ नोटिफिकेशन में मिल सके।